तो फिक्र आपकी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के हाथरस लेकर चलते हैं आपको। यहां से आई एक दर्दनाक खबर पूरे देश के लिए शोक का कारण बन गई है। दिल्ली से 146 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस से जो तस्वीरें आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली है। जो खबर आ रही है वो शर्मनाक है और सैकड़ों सवालों से भरी है। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है, अव्यवस्था है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, हर तरफ मौत ही मौत है, हर तरफ दौड़ते भागते बदहवास और परेशान लोग हैं। असल में आज शाम हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में मृतकों की संख्या 100 को पार कर गई है और जिस तरह वहां पर हालात बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से तो आशंका है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। यह भगदड़ किस धार्मिक आयोजन के दौरान हुई? भगदड़ के पीछे की असली वजह क्या थी? हाथरस में 100 से ज्यादा मौतों के गुनहगार कौन कौन लोग हैं? पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप क्यों लग रहे हैं? अस्पताल पर बदइंतजामी के आरोप क्यों लग रहे हैं? हाथरस की घटना से पूरा सिस्टम सवालों में क्यों है? हर एक सवाल का जवाब देने से पहले हाथरस का भयानक मंजर देखिए। एक साथ कई घरों में सुनाई देने वाली मातम की आवाज सुनिए और सोचिए कि इस देश में अपनी धार्मिक दुकान चमकाने के लिए भोले भाले लोगों का किस तरह से इस्तेमाल होता है, कैसे उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है और पूरा सिस्टम तमाशा देखता रह जाता है। ये घटनाएं अक्सर होती हैं और भगदड़ के नाम पर ऐसी हत्याओं का कारण बनने वाले ढोंगी बाबाओं पर कोई एक्शन नहीं होता। बस नाम बदल जाते हैं, चेहरा बदल जाता है, जगह बदल जाती है, लेकिन ऐसे ढोंगियों को आस्था के सिंहासन पर बैठकर हर बार इस तरह लोगों को मौत के मुंह में भेजने की छूट क्यों मिल जाती है? सवाल है क्यों? बदइंतजामी और लापरवाही का ये डिस्काउंट कूपन इन बाबाओं को किसने दिया? तो माँ एकदम हत्या खत्म होगा, खत्म होने के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हत्या सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों सो तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक दबने से मौत हुई है। दबने से बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बाहर टाड़ी बैठे तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस समय? हाँ मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। बाद में भीड़ एकदम तो सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर तो हुई है। अच्छा भगदड़ से मिट्टी कुचल दिया एक को। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। अभी इसी टाइम में योगी जी अगर मेरी बात सुने हो तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। बड़े बड़े भान उस जगह पर लगा दिए गए जहाँ पर जनता जा रही थी। नहीं है इनके पास, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। आदमी चले गए यहाँ से 200 के लगभग चले गए और ये अभी तक कोई लाइट दोबारा भेजी जाए। घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हो। गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर
पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ की इस प्रतिक्रिया के दो एंगल हैं। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि ये हादसा है या साजिश, इसकी तह तक जाएंगे, पूरी जांच करेंगे, और दूसरी तरफ इस हादसे पर राजनीति करने वालों को भी वो घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस में एक जगह है रतिभानपुर। यहां आज इन महाशय के सत्संग का समापन कार्यक्रम था, जिनका नाम है भोले बाबा। इनके बारे में ऐसी जानकारी मिली है कि ये अक्सर अपने सत्संगों में भक्तों से कहा करते हैं कि वो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में रह चुके हैं। बहुत पहले नौकरी छोड़कर पत्नी के साथ प्रवचन करना शुरू कर दिया। एटा जिले के पटियाली गांव के रहने वाले हैं और साकार विश्व हरि के नाम से जाने जाते हैं। ये सफेद सूट, टाई और जूते पहनकर सत्संग करते हैं। उनके सत्संग में हर बार हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज भी हाथरस में बाबा का मजमा लगा था। TV9 भारतवर्ष की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची तो चश्मदीदों ने बताया कि 50,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ वहां पर मौजूद थी। सवाल पूछा गया कि यह भीड़ जुटाने की छूट किसने दी, तो जवाब मिला कि सत्संग के कार्यक्रम की परमिशन जिला प्रशासन से ली गई थी। लेकिन इन बाबा के बारे में एक और जानकारी हमारे पास है। कोरोना के समय याद कीजिए, जब घर से कोई निकल नहीं रहा था, ये बाबा अपने सत्संग कार्यक्रमों को लेकर विवादों में थे। तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने सत्संग में बुला लिया। भारी भीड़ के कारण प्रशासनिक व्यवस्था तब भी चरमरा गई थी। इस बार भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जितने लोगों के शामिल होने की बात प्रशासन को बताई गई थी, उससे कई गुना ज्यादा लोग हाथरस पहुंच गए थे। अब सवाल है कि भगदड़ मची कैसे? तो इसके बारे में शुरुआती जानकारी यह मिली है कि जिस खुली जगह पर यह सत्संग चल रहा था, सत्संग खत्म होने के बाद एक साथ वहां से लोग निकल रहे थे। जगह छोटी थी और बाहर निकलने वाला गेट भी छोटा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिर गए। गर्मी और उमस की वजह से हालात बिगड़ते चले गए। एक और थ्योरी यह भी सामने आ रही है कि सत्संग खत्म होने के बाद कथावाचक भोले बाबा का काफिला निकलने लगा। इस दौरान श्रद्धालु भी अपने घर जाने लगे। बाबा के काफिले को निकालने के लिए भीड़ के एक हिस्से को रोका गया और इसी दौरान भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे, जिसके बाद दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। बाबा इतनी मौतों के बाद से फरार हैं और सत्संग के आयोजनकर्ताओं को भी पुलिस ढूंढ रही है। आयोजनकर्ता कौन कौन थे, उनके नाम भी पता चले। उनके नाम है महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश नामक आयोजनकर्ता भी बाबा के साथ फरार है। और TV9 संवाददाता घटनास्थल पर मौजूद थे। वहां से उन्होंने आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इसे देखने के लिए इस हादसे की पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ये गेट है, यहाँ से गेट से लोग निकलते थे। भैया यही गेट था ना यहाँ से? अच्छा, निकलने का वो और आने का वही। अच्छा, जिस गेट पे आ रहे थे भाई आने का, लेकिन भगदड़ जो मची वो कौन से गेट पर? इस वाले गेट पे। देखिए ये जो गेट है, ये सामने वाला जो आपको तस्वीरों में दिख जाएगा, बस इस वाले गेट पर भगदड़ मची है कि यहाँ लाखों के आसपास में श्रद्धालु थे जो भोले बाबा का सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। और लेकिन जो पांडाल है, पांडाल बस कुछ ही बीच में बना हुआ है। पीछे अगर स्टेट देखें तो वहाँ पर पांडाल बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब पूरे तिरपाल वगैरह सब खाली कर दिए हैं और जो लोग हैं यहाँ से अब जा चुके हैं। देखिए इस भगदड़ में बड़ी तादाद में लोग घायल हुए हैं। घायलों की संख्या लगभग 100 से अधिक बताई जा रही है। ये हुआ था, सत्संग चल रहा था यहाँ। सत्संग खत्म होने के बाद में जैसे ही महाराज जी यहाँ से गए, उसके बाद निकलने के बाद में जब भीड़ भागी, उनके गाड़ी के पीछे नहीं भागी है, वो वहाँ पे खड़े थे कट पे जो यूटर्न है। उसके बाद में धक्का लगाया एक दूसरे में। धक्का लगने के बाद में नीचे लोग दबते हुए चले गए। उन्होंने किसी को देखा नहीं, लोगों ने, वो नीचे दब गए। कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग एक्सपायर हो गए यहीं। तो यहाँ पे सब में टेंट लगा हुआ है? हाँ, सब में टेंट लगा था। खोला है इन्होंने, खोला है। 200 बीघा समथिंग जमीन है, इसमें टेंट लगा था। कितने लोग होंगे यहाँ पे? लाखों की संख्या में थे, अनलिमिटेड आदमी था। लाखों की संख्या में रोड तक भरा हुआ था। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये NH-90 है जो कि मेन हाईवे है। मेन हाईवे से उतरते ही ये जो पांडाल बना हुआ है, हालांकि बताया जा रहा है कि इस पूरे पांडाल में बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद
थे। पूरा पांडाल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़े तादाद में ये पूरा पांडाल भरा हुआ था। और जब ये पांडाल से जो इनके गुरु हैं वो जब निकल के यहाँ पर जा रहे थे तो उस वाले कट पर मैं तस्वीर दिखाऊं, जो ट्रक निकल रहे हैं उस वाले कट पर यहाँ पर श्रद्धालु जो निकलते हैं और निकलने के साथ में पीछे से धक्का मुक्की होती है और एक बड़ी जो भगदड़ वो यहाँ पर मच जाती है। तो हमारे संवाददाता मोहित की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और देखिए अभी जो हमारे पास एक ताजा जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एक दो नहीं, इस सत्संग के कार्यक्रम के 78 आयोजक थे और सब के सब नंबर बंद बताए जा रहे हैं, बाबा फरार बताए जा रहे हैं। वैसे घायलों और मृतकों के परिवार वालों ने सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। सिस्टम यानी प्रशासन। ऐसा आरोप है कि पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर बहुत बाद में पहुंचा। काफी देर तक घटनास्थल पर कोई राहत या बचाव कार्य शुरू भी नहीं हुआ था। हाथरस की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के पास इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं थे। लोगों का आरोप है कि सही समय पर इलाज भी नहीं मिल पाया। TV9 ने बाद में मौके पर पहुंचे DM और SP से सीधे सवाल पूछे। उनके जवाब आप सुनिए। इसमें SDM की परमिशन थी और पुलिस प्रबंध पूरा था। इसमें करीब 40 की संख्या में पुलिस की नियुक्ति वहाँ पे कर दी गई थी। और एक ये हादसा हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है जो दुर्भाग्यवश हुआ है और इसके लिए हमारी ओर से पूरी संवेदनाएं हैं। और राहत कार्य में और बचाव कार्य में जो भी हम कर सकते हैं, शासन प्रशासन पुलिस बल पूरा मजबूती से सामने खड़ा है। और देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच का। तो DM और ADG की आपने यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनी, उन्होंने क्या कहा। और इस बड़े हादसे के बाद यूपी से दिल्ली तक हलचल तेज है। CM योगी आदित्यनाथ कल सुबह हाथरस जाएंगे, घायलों से मिलेंगे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह समेत 3 मंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव और DGP को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक की। ADG आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में टीम गठित करके घटना के कारणों की जांच कराने का भरोसा दिया। यूपी सरकार कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की तैयारी में। वही हाथरस में हुई भगदड़ की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने घटना पर शोक व्यक्त किया और घायलों और परिवार वालों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के सभी कार्यकर्ताओं से राहत बचाव कार्य में जुटने की अपील की। हालांकि इस पर भी सियासत तेज हो चुकी है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। उसके बाद हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी हैं उनको राहत पहुंचाई जाएगी और इसकी बात प्रॉपर तहकीकात होगी क्यों हुआ। एक जांच होनी चाहिए कि आफ्टर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। बहुत दुखद है, वो बहुत ज़्यादा दुखद है। महादेव उनको, उनकी आत्माओं को शांति दे। जितने लोगों की मृत्यु हुई और बाकी जो घायल हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना। देखिए सब जांच के विषय हैं, क्योंकि जल्दबाजी है। मैं भी अभी आपके साथ सदन से ही निकला हूँ, तो मैं अभी मौके पर भी जा रहा हूँ। निश्चित ही मैं समझता हूँ जो मुझे बताया गया कि वहाँ जो है जो संत थे उनसे मिलने के में या उसी तरह की कोई भगदड़ हुई है, उसी में ये सब घटना हुई। और TV9 भारतवर्ष के संवाददाता शिवांग माथुर हाथरस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवांग, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? कैसे घायलों का इलाज चल रहा है और प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए गौरव, करीब 1:30 बजे ये हादसा हुआ है। सिकंदर राव नामक एक जगह है जो बहुत ही करीब है हाथरस के, करीब 33 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पे
तंबुओं के बीच इस तरह की एक कथा का आयोजन किया गया था। और इस वक्त जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस वक्त हम पास के एक ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं जहां कुछ घायलों का इलाज भी चल रहा है और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है और जो मुख्य सचिव हैं, एडीजी हैं आगरा के या फिर जो कमिश्नर हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे घायलों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मृतकों के जो परिजन हैं उनके साथ भी मुलाकात चल रही है। यहाँ का पूरा माहौल आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे एक अफरा तफरी का माहौल है, एक पैनिक यहाँ पे शिवांग, जो लोग वहाँ पर खड़े हैं उनसे बात हो सकती है? यहाँ पे तैनात की गई है। वो लोग कौन है, वो यहाँ पे क्यों खड़े हैं? बिल्कुल, हम सीधे कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आपको क्या जानकारी इस हादसे के बारे में, क्या कुछ पता चला आपको? अभी यहाँ पर संख्या मृतकों की ये कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर। हाँ। भोले बाबा सत्संग के नाम से जी। तो उसमें गर्मी का मौसम था, उससे भगदड़ मच गई, उस कारण से 50 लोगों की मौत। कुछ पता चल पाया है कितने लोगों की मृत्यु हुई है? सुनने में आ रहा है कि 100 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच गया। हाँ, यही बताया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से कि 100 से ऊपर आंकड़ा हो गया। जी। और क्या जानकारी मिल पाई है आपको इस हादसे के बारे में? कहाँ लोगों को शिफ्ट किया गया है? कुछ लोगों को आगरा भेजा गया है, हाथरस भेजा गया है? हाँ, जगह जगह पर बताया जा रहा है। कुछ लोग एटा हैं, अलीगढ़ भी गए हैं। शिवांग, आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही। देखिए, हाथरस में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। भगदड़ में अब तक 116 लोगों की मौत हो गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। तो हाथरस में मृतकों की संख्या बढ़ी है और अब 116 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ज्यादातर धार्मिक आयोजनों में ही भगदड़ क्यों होती है। सवाल तो यह है, 116 लोगों की मौत छोटा नंबर नहीं है। कौन है इसका जिम्मेदार? 116 छोड़िए, अगर एक की भी मौत होती है तो इसके लिए वहां पर उसके घर वालों का हाल आप सोचिए। आज 116 घरों का हाल आप सोचिए। ये खतरनाक ट्रेंड है और इस पर भारत जैसे आस्थावान लोगों के देश में कोई रोक टोक भी नहीं है। रिसर्च के दौरान हमें एक ऐसा आंकड़ा मिला जो इस ट्रेंड के बारे में बताता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 से लेकर 2013 तक भगदड़ में लगभग 2000 लोग मारे गए। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी IJDRR की 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 79% 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं के कारण होती है। भारत और विकासशील देशों में भीड़ भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धार्मिक स्थलों पर होती हैं। असल में अक्सर ये सभाएं ऐसी जगह पर होती हैं जहां से निकलने का केवल एक रास्ता होता है और वो भी सकरा। अधिकांश धार्मिक उत्सव नदियों के किनारे, पहाड़ी इलाकों में भी मनाए जाते हैं जहां सही रास्ता नहीं होता और श्रद्धालुओं की अधिक संख्या और भीड़ पर नियंत्रण ना होना ऐसी भगदड़ का कारण बनता है। कुल मिलाकर ऐसी दुर्घटनाओं से 2 संदेश निकलते हैं। पहला ये कि भीड़ पर नियंत्रण और पर्याप्त इंतजाम के बगैर ऐसे सत्संग करने की इजाजत किसी को नहीं मिलनी चाहिए। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा संदेश आम लोगों के लिए है कि वो अपनी आस्था के साथ साथ इंतजामों का भी ख्याल रखें। किसी सत्संग के पंडाल में घुसने से पहले ये जरूर देख लें कि वहां से वापस निकलने का इंतजाम कैसा है और कहीं वो आध्यात्मिक गुरु की बजाय आस्था के किसी व्यापारी के आयोजन में तो नहीं जा रहे। हाथरस हादसे की फिक्र के बाद अब संसद में चल रहे सियासी भाषणों के युद्ध का जिक्र भी कर लेते हैं। बात प्रधानमंत्री के उस भाषण की हो रही है जिसका पूरे देश को इंतजार था। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में 100 मिनट तक भाषण दिया था। आज पीएम मोदी ने करीब 134 मिनट तक भाषण दिया और राहुल गांधी के भाषण का आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। राहुल के जिस भाषण को विपक्ष बूस्टर डोज की तरह ले रहा था, आज पीएम मोदी ने उसे पानी का बुलबुला बताकर फोड़ दिया। विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच पीएम मोदी ने अपने मारक शब्दबाण छोड़ने शुरू किए तो वर्तमान से लेकर इतिहास तक कांग्रेस पर हमला करते करते सारे अध्याय पलट डाले। पीएम मोदी के इस भाषण के कीवर्ड्स देखिए: 99 का चक्कर, बालक बुद्धि विलाप, शोले की मौसी, परजीवी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के मुंह में झूठ का खून, हिंदू आतंकवाद शब्द कांग्रेस की देन। ये कीवर्ड्स हैं उनके भाषण के। पीएम मोदी ने 99 वाला नैरेटिव छेड़कर कांग्रेस को नर्वस करने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस 99 के चक्कर में फंस गई है। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस
100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो प्रधानमंत्री आज फुल फॉर्म में दिखे। उनके भाषण में फिल्म शोले की एक कैरेक्टर मौसी का भी जिक्र आया। कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने मौसी वाली डोज दी। चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन का कनेक्शन पीएम ने शोले की मौसी से जोड़ दिया। लोकसभा में बाकायदा मौसी वाले डायलॉग बोले गए, आप देखिए। कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी के तर्कश में आज परजीवी वाला नया शब्द बाण भी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। परजीवी उसे कहते हैं जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है। कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसी के वोट खा जाती है। कांग्रेस और उसकी गठबंधन शक्ति पर यह शार्प शूटर वाला जुबानी अटैक था। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। और कांग्रेस की 99 सीटों में से ज्यादातर सीटें उनके सहयोगियों ने उनको जिताया है।
और इसलिए मैं कहता हूं ये परजीवी कांग्रेस है। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल लोकसभा में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई थी। आज इस तस्वीर के जवाब में पीएम मोदी ने संयोग या प्रयोग वाला नैरेटिव कर दिया। राहुल के तस्वीर वाले तंज को भगवान शिव के सम्मान से जोड़ दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जिनके दर्शन किए जाते हैं उनका प्रदर्शन नहीं किया जाता। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। इसके दर्शन होते हैं, उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? अरे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। और बात जब संसद की चली है तो आज एक और शब्द ट्रेंडिंग है और वो शब्द है अयोध्या। विपक्ष को अयोध्या की ऐसी घुट्टी मिल गई है जिसके जरिए वो बार बार सत्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह ऐसा शक्तिशाली टॉनिक है जिसे पाकर विपक्षी नेता फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और सरकार बैक फुट पर दिख रही है। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद आज अखिलेश यादव ने भी सदन में अयोध्या का नाम लेकर मोदी सरकार पर तंज किया। अखिलेश की अयोध्या वाली घुट्टी के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा, हो यह सोई जो राम रची राखा, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। हुजूर आला खामोश हैं कि महफिल सजाई हमने और लूट ले गया कोई और। इससे पहले कल राहुल गांधी ने कहा था कि अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और प्रधानमंत्री अयोध्या से लड़ते तो जनता हरा देती। सुनिए अयोध्या वाली घुट्टी का सेवन करके विपक्ष लोकसभा में कितना आक्रामक हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री अखिलेश यादव जी। होई वही जो राम रची राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज, जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय, जो तब सही था अब और सही साबित हो रहा है। इजाजत हो अध्यक्ष जी तो मैं अर्ज करूं। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष लगातार रामनगरी अयोध्या को लेकर सरकार पर कटाक्ष करता रहा है। अयोध्या वाली घुट्टी का असर देखिए। लोकसभा में वहां के सांसद अवधेश प्रसाद को अगली पंक्ति में बिठाकर अखिलेश यादव बीजेपी को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में बैठे दिखते हैं। आज देखिए क्या हुआ।
संसद में जय श्री राम के नारे के बदले में आज जय अवधेश का नारा लगने लगा। अखिलेश यादव तो अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या भी कह चुके हैं। आपको बता दें कि अवधेश का मतलब अयोध्या के राजा या अवध के राजा भी होता है। अयोध्या वाले सियासी विटामिन के असर को समझने के लिए ये दो तस्वीरें आप देखिए। कल के अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अवधेश प्रसाद से हाथ मिलाया, अयोध्या से जीत की शाबाशी दी। आज जब अखिलेश यादव तारीफ कर रहे थे तो वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर अखिलेश ने उन्हें बिठाया और उनके कंधे पर हाथ रखा। संसद की कार्यवाही के दौरान भी अवधेश प्रसाद अखिलेश के बगल बैठते हैं और अक्सर उनके आसपास ही रहते हैं। तो अवधेश प्रसाद पर अखिलेश या राहुल की मेहरबानी अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे अयोध्या की घुट्टी वाली खास रणनीति है। अवधेश प्रसाद को सामने रखकर बीजेपी की दुखती रग को विपक्ष बार बार छेड़ रहा है। वो दलित समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने अगर खुलकर उनका विरोध किया तो दलित विरोध का ठप्पा लगने का खतरा है। इसके अलावा उन्हें मौका देकर अयोध्या वाला नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि बीजेपी जहां से राम मंदिर का मुद्दा उठाती रही, जिस मंदिर का चुनाव से पहले इतना भव्य उद्घाटन हुआ, वहीं से वो हार गई। इसकी टीस पार्टी को अब तक है और अयोध्या पर यह नैरेटिव आगे भी ठंडा होने वाला नहीं दिखता है। विपक्ष अयोध्या वाली घुट्टी को सीने से लगाकर बैठा हुआ है। खैर फिक्र आपकी, मैं आपको विवादों के किंग बोइंग से जुड़ी दो बड़ी खबरें दिखाते हैं, जिनमें हैरान करने वाले वीडियो हैं, हवाई गदर की टर्बुलेंस कथा है और कई गंभीर सवाल भी हैं जो आप भी महसूस करेंगे आज। बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी है। कमर्शियल फ्लाइट से लेकर डिफेंस और स्पेस सेक्टर तक में बोइंग का रुतबा है। दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं। बोइंग दावा करता है कि उसका लक्ष्य पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन क्या बोइंग अपने इस लक्ष्य से भटक चुका है? क्या बोइंग के विमान से होने वाला सफर अब सुरक्षित नहीं रहा? दो नए वीडियो देखिए, दोनों का कनेक्शन बोइंग से सीधे जुड़ा है। पहली तस्वीर बोइंग के एक विमान में आए खतरनाक टर्बुलेंस की है। एयर यूरोपा की एक फ्लाइट स्पेन की राजधानी मैड्रिड से उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो जा रही थी। कई हजार फीट ऊपर यह विमान भयंकर टर्बुलेंस का शिकार हो गया। बोइंग के इस ड्रीमलाइनर विमान में सवार 325 यात्रियों की सांसें अटक गई। सोचिए अगर आप इस विमान में होते तो आपका क्या हाल होता। कुछ यात्री तो इस तरह उछले कि सीट के ऊपर सामान रखने की जगह में घुस गए और विमान के कई हिस्से अंदर से टूट गए। इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग ब्राजील में करानी पड़ी। अब दूसरी तस्वीर देखिए ध्यान से। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की यह तस्वीर है। सुनीता विलियम्स 5 जून को बोइंग के ही स्पेस क्राफ्ट स्टार लाइनर से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। इसी स्टार लाइनर से उन्हें 13 जून को वापस धरती पर लौटना था, लेकिन स्टार लाइनर में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इस कारण सुनीता विलियम्स पिछले 27 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। जहां पर आदमी सही से खड़ा नहीं हो सकता, वहां वो 27 दिनों से फंसी हुई हैं। बोइंग का दावा है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा और सच यह है कि अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स की जिंदगी खतरे में है। हमारे कई दर्शक विमान से सफर करते होंगे, मैं करता हूं। सोचिए, एयर टर्बुलेंस के बारे में हम सबको जानकारी है। कई दर्शकों का एयर टर्बुलेंस से सामना हुआ होगा। सबसे पहले एयर यूरोपा की फ्लाइट आए एयर टर्बुलेंस की शुरुआत का 8 सेकंड का ये वीडियो आप देखिए। पहले फ्रेम में एक पैसेंजर को सिर्फ दोनों जूते एक पैसेंजर के नजर आएंगे। असल में जब टर्बुलेंस आया तो यह यात्री अपनी सीट से 6-7 फीट ऊपर उछलकर लगेज बिन में जाकर फंस गया। सोचिए, जहां हम बैठते हैं और हमारे सिर के ऊपर जो लगेज बिन होता है जिसमें आप हैंड लगेज डालते हैं, उसमें फंस गया। दूसरे यात्री ने मदद करके उसे नीचे उतारा। विमान में लगेज बिन वो जगह होती है जहां हम अपना सामान रखते हैं। ये लगेज बिन यात्री सीट से 5 से 7 फीट तक ऊंचा होता है, ऊपर होता है। बाद में इस यात्री के बगल में बैठी यात्री रोमिना ने आप बीती सुनाई और बताया कि यह व्यक्ति सीधे छत से जाकर टकरा गया था। पहले छत से टकराया, फिर बिन में घुसा। सोचिए उस समय का मंजर कितना डरावना रहा होगा, और खासकर उस यात्री की जगह अगर आप होते, हम होते, तो क्या होता हमारे मन में। दूसरा वायरल वीडियो सीट पर लगे खून के धब्बे का है। खून के ये निशान एक यात्री के हैं।
ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जब विमान टर्बुलेंस में फंसने के बाद तेजी से नीचे आने लगा, तब कई मुसाफिर उछलकर विमान की छत और लगेज बिन से टकराए। उन्हें गंभीर चोटें आई। ब्राजील के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक टर्बुलेंस के दौरान कुछ यात्रियों को सिर में चोट लगी, किसी को गर्दन और छाती पर चोट लगी। कुल मिलाकर 40 यात्रियों को चोट पहुंची है, जिनमें से 23 का इलाज ब्राजील के अस्पताल में किया जा रहा है। टर्बुलेंस आने पर सिर्फ यात्री ही घायल नहीं हुए, विमान को भी नुकसान पहुंचा है। उसकी तस्दीक इस तीसरे वीडियो से होती है। विमान के अंदर छत के पैनल क्षतिग्रस्त हुए, कई सीटें टूट गईं, ऑक्सीजन मास्क ऊपर से लटकते हुए दिखाई दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डरावनी घटना सोमवार को एयर यूरोपा की फ्लाइट UX045 के बोइंग 7879 में हुई। फ्लाइट डेटा के मुताबिक मैड्रिड से उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में तकरीबन 4 घंटे से अधिक समय तक टर्बुलेंस बना रहा। 4 घंटे सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे अटकी रहे। टर्बुलेंस की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आनन फानन में ब्राजील में इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयर टर्बुलेंस की इस साल की यह कोई पहली घटना नहीं है। एयर यूरोपा में 1 महीने के भीतर ऐसा दूसरा मामला हुआ है। आपने सिंगापुर एयरलाइंस में टर्बुलेंस के वायरल वीडियो जरूर देखे होंगे। हाल ही में हुई इस घटना में विमान से यात्रा कर रहे 73 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस विमान में सवार 70 से अधिक लोग घायल हुए थे। टर्बुलेंस की इन तस्वीरों को देखने के बाद मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये टर्बुलेंस क्या है? इसमें ऐसा क्या होता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हवाई सफर में जिंदगी एक पल में खतरे में पड़ जाती है? दरअसल जब कोई विमान हवा में उड़ान भरता है तो कई बार जो हवा विमान को उड़ने में मदद करने वाली होती है, उसमें अचानक से दबाव आ जाता है और हवा की रफ्तार और दिशा बदल जाती है। इससे अनियंत्रित और तेज हवा विमान के पंखों से टकराने लगती है। इसीलिए उड़ान के दौरान एयर टर्बुलेंस से प्लेन हवा में ही डगमगाने लगता है। कई बार बहुत गंभीर टर्बुलेंस होने पर प्लेन कई फीट नीचे आने लगता है, जैसा मैड्रिड की फ्लाइट के साथ हुआ। और ऐसी स्थिति में यात्रियों को लगता है जैसे प्लेन गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है। दरअसल तीव्रता के लिहाज से टर्बुलेंस 3 तरह के होते हैं, यानी इनकी 3 कैटेगरी होती है। पहली श्रेणी में हल्के टर्बुलेंस आते हैं, जिसमें प्लेन 1 मीटर तक ऊपर नीचे होता है और कई बार यात्रियों को इसका पता भी नहीं चलता है। यह पहली श्रेणी होती है जिसमें हल्का टर्बुलेंस होता है, जैसा आप देख रहे हैं इस विमान को 1 मीटर तक ऊपर नीचे विमान करता है। दूसरी श्रेणी में मध्यम टर्बुलेंस होते हैं, इसमें प्लेन 3 से 6 मीटर तक ऊपर नीचे हो सकता है। 3 से 6 मीटर काफी होता है और इस स्थिति में प्लेन में खाना और ड्रिंक्स गिर सकते हैं। लेकिन तीसरी श्रेणी के टर्बुलेंस खतरनाक होते हैं, इसीलिए इसे गंभीर टर्बुलेंस कहा जाता है। इसमें प्लेन 30 मीटर तक ऊपर नीचे होते हैं और ऐसी स्थिति में अगर किसी यात्री ने सीट बेल्ट ना लगाई हो तो यह बेहद खतरनाक हो सकता है। यात्रियों को गंभीर चोट लग सकती है, जैसे इस विमान के यात्रियों के साथ हुआ। इसके अलावा गंभीर टर्बुलेंस में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन क्या एयर टर्बुलेंस का क्लाइमेट चेंज कनेक्शन भी हो सकता है? क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से एयर टर्बुलेंस के मामले बढ़े हैं? यह भी एक एंगल है। दरअसल कई विशेषज्ञों के अनुसार धरती का तापमान बढ़ने के साथ ही विमानों में टर्बुलेंस की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन के कारण ऊंचाई पर हवा गर्म हो गई है, जिससे उसकी रफ्तार बदल गई है। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स पत्रिका में प्रकाशित एक शोध में यह भी बताया गया था कि नॉर्थ अटलांटिक के हवाई मार्ग पर वर्ष 1979 से 2020 के बीच, यानी 1979 से 2020 के बीच टर्बुलेंस के 55% मामले बढ़े हैं। इतना ही नहीं, टर्बुलेंस के कारण एयरलाइंस कंपनियों को भी हर साल काफी नुकसान होता है। अमेरिका में टर्बुलेंस के कारण विमानों को होने वाले नुकसान से कंपनियों को हर वर्ष $50 करोड़ यानी करीब 4161 करोड़ का घाटा होता है। बोइंग के विमानों में सफर पिछले कुछ समय में कितना जोखिम भरा हो गया है, यह भी देखिए। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि 2011 से 2024 तक पूरी दुनिया में एयर टर्बुलेंस की 248 घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा अमेरिका में 132 घटनाएं दर्ज की गई। इनमें बोइंग 737-800 वेरिएंट से जुड़ी टर्बुलेंस की 35 घटनाएं शामिल हैं और बोइंग 737 से जुड़ी टर्बुलेंस की 20 घटनाएं शामिल हैं।
टर्बुलेंस के अलावा 2013 से 2022 तक बोइंग से जुड़ी अलग अलग तरह की विवादित घटनाओं की बात करें तो यह आंकड़ा 300 के पार है। यानी बात वहीं पर आ जाती है। बोइंग है विवादों का किंग और इन दिनों उसके विमान टर्बुलेंस की गारंटी दे रहे हैं। चलिए अब आपको आज का सबसे चर्चित वीडियो दिखाते हैं और इस वीडियो के मुख्य किरदार हैं प्रधानमंत्री मोदी और पानी का गिलास। लोकसभा से आज प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो सामने आया। इसमें पीएम मोदी के बिल्कुल सामने खड़ा होकर लगातार नारेबाजी कर रहे केरल से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और हिबी ईडन के तरफ प्रधानमंत्री ने अचानक अपने लिए आए हुए पानी का एक गिलास बढ़ा दिया। उस वक्त मणिकम टैगोर प्रधानमंत्री के बिल्कुल सामने खड़े होकर जोर शोर से नारे लगा रहे थे। अपना भाषण बीच में रोकते हुए पीएम मोदी ने जैसे पानी ऑफर किया, मणिकम टैगोर ने धन्यवाद करते हुए पानी लेने से इनकार कर दिया और किनारे हट गए। जबकि प्यास से जूझ रहे हिबी ईडन ने पीएम के हाथ से पानी भरा गिलास लिया और घंटे से लगे प्यास को उन्होंने बुझाया। अब देखिए इस तस्वीर को, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को पानी पिलाया, क्योंकि आप देखिए कैसे वहां पर वो लिटरली पानी दे रहे हैं।